नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। आइए एक बार फिर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एक और कंसेप्ट की बात करें। आज मैं आपको इस वीडियो में चार्ज और डाइपोल के सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात बता रहा हूँ और इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटीज आती हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हमने देखा है गाउस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो वो होता है इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ क्यू उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज है। इस प्रॉब्लम के लिए हम एक स्मॉल गाउसियन पिल बॉक्स ले रहे हैं। यहाँ आपको एक सरफेस मैंने दिखाई है। इस सरफेस का जो सरफेस डेंसिटी है पॉइंट आर पर वो सिग्मा आर से दी जा रही है। इसके इस साइड में साइड 1 है सरफेस के, इसकी दूसरी साइड 2 है। इस सरफेस पर नॉर्मल एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस सरफेस के ऊपर मैं एक स्मॉल गाउसियन पिल बॉक्स ले रहा हूं, जिसके एक साइड 2 की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और साइड 1 की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। E1 E2 को हम इस सरफेस के अबव इलेक्ट्रिक फील्ड और बिलो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में भी लिख रहे हैं। अतः आप ये ध्यान रखिए, E1 और E2 क्रमशः सरफेस की दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और इसको हम सरफेस के बिलो और अबव भी यहाँ लिख रहे हैं। क्योंकि सरफेस डेंसिटी सिग्मा में यहाँ ले रहा हूँ, अतः इस पर्टिकुलर गाउसियन पिल बॉक्स के अंदर जो कुल चार्ज हमको मिलेगा वो होगा इंटीग्रल सिग्मा ds के बराबर। इस प्रकार E dot ds our closed surface is given as 1 upon epsilon 0 sigma ds. Now जो गाउसियन पिल बॉक्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, जैसा कि हम देख चुके हैं। एक E2 डायरेक्शन में है, एक E1 डायरेक्शन में है और इसके कारण जो टोटल फ्लक्स सरफेस से होके निकलेगा वो अलग अलग जो फेस है पिल बॉक्स के उनसे होकर के निकलेगा। टोटल फ्लक्स through the Gaussian pillbox is given as integral E above minus E below dot n ds is equal to इंटीग्रल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ds। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है तो आप इसको अंदर ले सकते हैं। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हमारे पास प्राप्त होता है। यहाँ ds जो वेक्टर है उसको मैं n यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ds
से लिख रहा हूँ। अतः जो इलेक्ट्रिक पार्ट है उसके साथ एन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होना है। और जब इस इक्वेशन में इस पार्ट को हम LHS की ओर लेकर के जाते हैं तो हमें इंटीग्रल के अंदर मिलेगा E above माइनस E below डॉट एन यूनिट वेक्टर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये कॉमन है और ds के ऊपर ये इंटीग्रेट आउट हो रहा है। क्योंकि इंटीग्रल जीरो है इसका मतलब जो इंटीग्रांड है वो जीरो होगा, दैट इज E2 माइनस E1 डॉट एन माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू जीरो। और इससे हमको मिलेगा E2 माइनस E1 डॉट एन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर। आप इसको E2 डॉट एन यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, अर्थात E2 का एन डायरेक्शन में कंपोनेंट, दैट इज E perpendicular above and E1 dot n is given as E perpendicular below। या जो परपेंडिकुलर है इसका मीनिंग ये है कि जो गॉसियन फिल बॉक्स हम ले रहे हैं उस गॉसियन फिल बॉक्स की सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हम ले रहे हैं और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर हमको प्राप्त होता है। अर्थात ये इक्वेशन हमको ये बता रही है कि जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर ये डिसकंटिन्यू होती है और इसकी डिसकंटिन्यूटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होती है। ये बात हुई परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट की। इसके लिए उसी तरह से एक सरफेस हमने ली है और इस सरफेस के ऊपर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E पैरेलल अबोव लिख रहा हूँ और इस सरफेस के नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल इस सरफेस के पैरेलल उसको मैं लिख रहा हूँ E पैरेलल बिलो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल सदैव जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हमेशा हमको जीरो प्राप्त होता है। जब हम इस पाथ की लेंथ जो विड्थ है उसको टेंस टू जीरो ले लेते हैं तो हमको एल लेंथ के पाथ के लिए वैल्यू मिलेगी E पैरेलल अबोव माइनस E पैरेलल बिलो। क्योंकि एप्सिलॉन आपका स्मॉल वेरी स्मॉल टेंस टू जीरो होने से ये जो पाथ है ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाता है। ये ध्यान रखिए जो मैंने यहाँ पाथ लिया हुआ है इसमें से ये वाला पार्ट सरफेस के ऊपर की ओर है, ये वाला पार्ट सरफेस के नीचे की ओर है और ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। क्योंकि हम एप्सिलॉन टेंस टू जीरो ले रहे हैं अतः ये पार्ट आपको जीरो फ्लक्स जीरो पाथ इंटीग्रल देगा और इन दोनों से हमको मिलेगा एल लेंथ अगर हो तो E पैरेलल अबोव माइनस E पैरेलल बिलो मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू जीरो के बराबर। क्योंकि एल इज नॉट इक्वल टू जीरो अतः E पैरेलल अबोव इज इक्वल टू E पैरेलल बिलो हमको मिलता है। इसका मीनिंग ये है कि किसी सरफेस के ऊपर चार्ज होने पर भी जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सरफेस के नीचे और ऊपर एक समान प्राप्त होता है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी हमको प्राप्त नहीं होती है। ये हमने यहाँ देखा है। ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की
कि पोटेंशियल जो है वो इस सरफेस के ऊपर किस तरह से वेरी करता है, उसको हम यहाँ देखना चाहते हैं। इसके लिए वापस मैंने सरफेस लिया है और इस सरफेस के ऊपर जैसा कि हमको मालूम है जो चार्ज पर यूनिट एरिया है यानी सरफेस डेंसिटी है वो मैं सिग्मा ले रहा हूँ। इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट मैंने बी लिया है, इस सरफेस के नीचे दूसरा पॉइंट मैंने ए लिया है। ऐसे बी के पाथ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो हमको मिलेगा माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। ये जब हम पोटेंशियल का कंसेप्ट देखते हैं तो हमको ये फार्मूला प्राप्त होता है कि ये पोटेंशियल के बराबर प्राप्त होता है। इसका जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है 5 एट बी that is 5 above minus potential at A that is 5 below। यदि A tends to B हो अर्थात A और B दोनों कोइंसाइड हो जाएं तो ये हमको सरफेस के ऊपर का एक पॉइंट प्राप्त होगा और उस परिस्थिति में ये इंटीग्रल 0 होगा और हमको मिलेगा 5 above is equal to 5 below। अर्थात सरफेस के ऊपर चार्ज होने पर भी सरफेस के नीचे का पोटेंशियल सरफेस के ऊपर के पोटेंशियल के बराबर प्राप्त होता है, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी हमको नहीं मिलती है, दोनों की वैल्यू ऊपर और नीचे समान प्राप्त होती है। ये तो बात हुई जब सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो। अब हम बात करेंगे जब सरफेस के ऊपर डाइपोल्स हो तो क्या परिवर्तन आते हैं, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। इसके लिए मैंने डाइपोल लेयर यहाँ बताई हुई है। दो सरफेस में ले रहा हूँ एस और एच डेस। सरफेस एस पर चार्ज की सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एस डेस पर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा में ले रहा हूँ और सरफेस एस पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसीडर कर रहा हूँ जो ओरिजिन से r डेस दूरी पर है। दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं यहाँ d ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दोनों के बीच की। और एस डेस पर मैं एक और सरफेस एलिमेंट ds डेस ले रहा हूँ जो वेक्टोरियल ज्योमेट्री से आप जानते हैं ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस होगी r डेस माइनस डी r डेस के बराबर। क्योंकि हमको इन दोनों सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो चार्ज मौजूद है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट r पर ओरिजिन से जिसकी दूरी r है पर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों एरिया एलिमेंट के ऊपर उपस्थित चार्ज के कारण कुल पोटेंशियल मिलेगा सिग्मा r डेस अपॉन r माइनस r डेस ds। सिग्मा इस सरफेस पर क्योंकि r डेस की तुलना में यहाँ d बहुत छोटा हम ले रहे हैं, ये नीचे और देखेंगे अपन, इसलिए यहाँ मैं सिग्मा r डेस ले रहा हूँ डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस दैट इज r माइनस r डेस प्लस d। ये प्लस साइन है यहाँ क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, r डेस माइनस d में माइनस माइनस ये प्लस हो गए हैं, ये ध्यान रखिए। इसको अपन प्लस करते हैं। ये प्लस है, ये आपको ध्यान रखना है।
पोटेंशियल है पॉइंट पी पर, वो हमको सरफेस एस पर डीएस एलिमेंट के कारण जो टोटल चार्ज है उसके कारण हमको मिलेगा। दूसरा पार्ट सरफेस एस डैश पर जो एरिया एलिमेंट डीएस डैश के कारण टोटल सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज है उसके कारण हमको पोटेंशियल मिलेगा। इस सरफेस पर प्लस सिग्मा चार्ज है, इस सरफेस पर माइनस सिग्मा चार्ज है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमको इस तरह से प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा बना ले। इसको ध्यान रखना है अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलर सीरीज से हम 1/r+a की वैल्यू ज्ञात करें तो ये हमको देगा 1/√r² + a² 2r.a, क्योंकि a जो है वो r की तुलना में बहुत छोटा अगर लें तो उस परिस्थिति में इसका जो है टेलर सीरीज एक्सटेंशन है वो हमको मिलेगा 1/r - r.a/r³ और r/r³ जैसा आप जानते हैं -r/r³ ग्रेडियंट ऑफ 1/r के बराबर होता है। इस जो वैल्यू है इसका इस्तेमाल जब मैं इस रिलेशन में करता हूँ तो मुझे ये रिलेशन मिलेगा सिग्मा r डैश ds r - r डैश माइनस s डैश सिग्मा r डैश ds डैश अपॉन r - r डैश प्लस सिग्मा d n डॉट डेल डैश 1/r ds डैश के। यदि हम डाइपोल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को डिफाइन करें जो कि इस तरह से होती है, सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस इज नोन एज डाइपोल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ। और यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि जो d है वो हम बहुत छोटा ले रहे हैं, टेंस टू 0, और सिग्मा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अर्थात d टेंस टू 0, सिग्मा टेंस टू इन्फिनिट। तो इस परिस्थिति में जब d टेंस टू 0 लेते हैं तो आप देखिए s और s टेस्ट लगभग एक ही सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट होती हुई हमको लगती है, और उस परिस्थिति में ये दोनों सरफेस सेम होने से दोनों कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमको यहाँ से मिलेगा सिग्मा d को हम यहाँ d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर फाई r मुझे मिलेगा इंटीग्रल dr डैश n डॉट डेल डैश 1/r - r डैश ds के बराबर। और इस फिगर से आप देख सकते हैं n डॉट डेल डैश 1/r - r डैश ds डेल डैश जैसे कि हमको मालूम है r यूनिट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ चूँकि अपन 1/r - r डैश की बात करते हैं और तो ये रिलेशन हमको देगा -n यूनिट वेक्टर डॉट r यूनिट वेक्टर माइनस r डैश यूनिट वेक्टर अपॉन r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर मॉडुलो स्क्वायर ds। चूँकि n और r माइनस r डैश यानी r की डायरेक्शन में जो
एंगल है उसको हम थीटा लेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको फिगर से भी देख सकते हैं। तो ये रिलेशन हमको देगा माइनस कोस थीटा अपॉन आर माइनस आर डी स्क्वायर डी एस, और इससे हमको मिलेगा परिभाषा से आप जानते हैं ये देगा माइनस डी ओ डी, सॉलिड एंगल उस पर्टिकुलर सरफेस एलिमेंट पर बनने वाला सॉलिड एंगल। इसलिए इस डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पोटेंशियल हमको मिलेगा वो मिलेगा फाई आर माइनस इंटीग्रल टी आर डेस डी ओमेगा के बराबर। उसी तरह से जब आप सरफेस के ऊपर और नीचे की बात करेंगे तो उसके कारण जो पोटेंशियल में डिफरेंस हमको मिलता है फाई वन माइनस फाई टू, वो यहाँ मिलेगा 4 पाई डी के बराबर। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि सरफेस पर डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में अगर हो तो उस परिस्थिति में जो पोटेंशियल है वो डिसकंटिन्यू होता है और ये डाइपोल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इस प्रकार आज का ये वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से सरफेस के ऊपर मौजूद चार्ज और इन चार्ज के कारण बनने वाले डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में किस तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। कल का जो वीडियो यानी आने वाले समय में जो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा वो ग्रीन्स थ्योरम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। नमस्कार।